हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी जो क्लास 7 की है उसमें हम लोग चैप्टर 9 पे आ गए हैं और ये लास्ट चैप्टर भी होने वाला है जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, इवन दोबारा से भी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं और अब हम लोग पॉलिटी को भी लगभग 2 क्लासेस की समाप्त हो गई, क्लास 6 क्लास 7। अब केवल क्लास 8 की हिस्ट्री पॉलिटी बची है, वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, ये सब देखें क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। चलिए हम लोग आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा हमेशा से ही वीडियो बनाने के पीछे का एक वो मतलब कि एक तरीका रहा है और वो क्या है कि पहले हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है एग्जाम में जो पूछा गया है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है उससे जो पीवाईक्यू पूछा गया है वो कौन सा है, तो देख लीजिए, तवा बांध क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। आज ये जो समानता का संघर्ष टॉपिक है इसमें हम लोग तवा जो क्षेत्र है उसके बारे में देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। उद्यान कृषि का अधिकार, दूसरा कह रहे हैं व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, तीसरा है खेती करने का अधिकार और चौथा है मछली पकड़ने का अधिकार। तो आप देखिए यहाँ पे तवा के आगे केवल बांध लिखा है। अगर इन्होंने तवा पूरा नाम लिख दिया होता ना तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़ती। इसका पूरा नाम आता है तवा मत्स्य क्षेत्र या तवा मत्स्य बांध, ठीक है। तो मत्स्य लिखा होता तो वैसे ही पता चल जाता कि मछली पकड़ने के अधिकार से ये संबंधित है। तो ये जो तवा बांध क्षेत्र है ये किससे संबंधित है, तो मछली पकड़ने के जो अधिकार हैं उनसे संबंधित है और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग जब से क्लास 1 की पॉलिटी स्टार्ट किए हैं हम लोग उसमें देख रहे हैं कि जो हमारे एसडीजीज हैं वो बताए गए हैं। जो भी चैप्टर आता है उससे रिलेटेड जो एसडीजी होता है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है वो हमारे हर एक चैप्टर में कोई ना कोई बताया गया। तो आज जो है वो कौन सा है, वो है हमारा गोल नंबर 10। टोटल कितने गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स हैं और उन 17 गोल में से जो 10वें नंबर का गोल है वो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, यानी कि असमानता को कम करना, ठीक है। यानी कि समानता को बढ़ावा देना या असमानता को कम करना, ये हमारा एसडीजी का गोल नंबर 10 है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग और इससे पहले आगे बढ़ें, चलिए कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है चैप्टर को लेकर के उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर एज ऑलवेज जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा का पूरा जो मतलब चैप्टर है वो देखते हैं, तो वही आज भी करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है 1-2 पॉइंट्स उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको एनसीईआरटी की दुनिया में। देखिए आ गए हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटी की दुनिया में। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं। अगर हम लोग मतलब आप लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो ये चित्र जो है ना वो आपको याद आ रहे होंगे। ये वाला चित्र वही है जब 2 महिलाएं आपस में बात करती रहती हैं कि देखो हमारे साथ हम लोग वोटिंग करने आए हैं और जिस लाइन में हम खड़े हैं उसी लाइन में हमारे गाँव के जो अदर मतलब कि बड़े मतलब कहे जाने वाले लोग हैं वो भी खड़े हैं, ठीक है। तो ये वाला चित्र आपको याद है कि नहीं। इधर देखिए कुछ और भी चित्र दिखाए गए हैं। ये सारे चित्र जो है ये असमानता और समानता से रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखिए ये जूठन, ठीक है। तो ये एक पुस्तक है जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वो भी अपने साथ मतलब इसी पुस्तक में उनके साथ किस तरह की असमानता हुई थी उनके विद्यालय के टाइम पीरियड में, उसके बारे में इन्होंने बताया है। क्या आप लोगों को याद है कि क्या मतलब कि दुर्घटना घटित हुई थी इनके साथ। अगर नहीं याद है तो हम बता रहे हैं कि क्योंकि ये लोग मतलब कि ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे, इसी कारण से इन्हें पूरे के पूरे जो स्कूल का ग्राउंड था उसमें झाड़ू लगाने के लिए जो काम है वो टीचर और प्रिंसिपल के द्वारा सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह की असमानता है। कैसी असमानता है, जाति बेस्ड यानी कि जाति आधारित असमानता है। यहाँ भी देखें कुछ और भी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये सभी और ये वाला चित्र याद है ना, जो 2 बच्चे गए थे, एक बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में गया था दूसरा वाला प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, दोनों को ही वायरल फीवर हुआ था। तो ये वाला चित्र वहाँ से लिया गया है। तो और साथ में BR अम्बेडकर जी का तो आप सभी को याद ही होगा, उन्होंने असमानता का दंश कितना ज़्यादा झेला है हमारे भारत देश में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बता रहे हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो आपसे कह रहे हैं
इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता अंसारी दंपत्ति, तो ये कांता, ये महिलाएं जो दिखाई गई है ना, ये इन्हीं की बात हो रही है, कांता की। और ये अंसारी दंपत्ति जो है वो दो व्यक्ति थे, व्यक्ति मतलब कि एक कपल थे, पति पत्नी, और वो गए थे कि चलो रूम मिल जाएगा, लेकिन केवल इस वजह से कि उनका धर्म मुस्लिम मतलब इस्लाम का था, यानी कि वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनके पास पैसे होते हुए भी उन्हें कोई किराए पर रूम देने को तैयार नहीं था। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मिलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वो क्या है, वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। व्यवहार नहीं कहना चाहिए, इसे दुर्व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। ठीक है, आपको इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने अपने खिलाफ जो असमानता हो रही है उसको समाप्त करने के लिए लोग एकजुट हुए। आगे देखें, आपसे बता रहे हैं कि क्या अध्याय 1 की रोजा पाक्ष की कहानी आपको याद है। तो रोजा पाक्ष की कहानी क्या आपको सच में याद है? हमने देखा था उन्होंने भी असमानता के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, लेकिन अपने देश की कहानी नहीं थी, वो अफ्रीका की कहानी थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर जो पढ़े चित्रलेख आपको याद है? क्या आपको कुछ याद है कि सब भुला गए हैं? कह रहे हैं इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध जो लड़ाई है वो लड़ी है। ठीक है, चलिए आगे क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत का संविधान, अब समानता की बात हो और हमारे भारत के संविधान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपसे कह रहे हैं कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। हमने आर्टिकल्स भी बताए थे आपको अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं कि जो हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक की बात है वो समानता से संबंधित है। ठीक है, आप पुस्तक के पहले हिस्से में भी पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, ये देखिए आर्टिकल 15 की बात हो रही है कि उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहे हैं कि देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मताधिकार करने का अधिकार है। तो हमने बताया था कि हमारे भारत देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो मतलब की प्रणाली चलती है, जिसमें कि आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग से बिलोंग करते हो, आप अगर एक फिक्स क्राइटेरिया यानी कि भारत के नागरिक हों और 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हों तो आप चुनाव में पार्टिसिपेट दैट मीन्स मतलब कि वोटिंग करने के लिए योग्य हैं। ठीक है, आगे देखें कि मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या फिर बदलती है। आगे देखें, आपसे बता रहे हैं कि मताधिकार से हमारे भीतर समानता का जो भाव है वो भी डेवलप होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी अन्य व्यक्ति के वोट की है। ठीक है, यानी कि वोट का जो परसेंटेज है, वोट का जो वेटेज है, आप देखेंगे कि चाहे अमीर का वोट हो या गरीब का वोट हो, उसकी वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, आगे देखें कि लेकिन ये भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो वो दो बच्चे थे ना, उन्होंने देखा, और साथ में जो कांता की कहानी है उसमें भी देखा गया था कि वो लोग जो है जब चुनाव में पार्टिसिपेट करने गए थे यानी वोटिंग करने गए थे तो उन्होंने देखा कि सारे लोग चाहे अमीर हों गरीब हों एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन जब बात हॉस्पिटल्स की आई तो हॉस्पिटल में देखा गया कि जो लाइन लगी हुई है उसमें केवल गरीब लोग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक हॉस्पिटल में गई हुई थी। ठीक है, कांता जी। तो वही कह रहे हैं कि निजीकरण जो है ना वो स्वास्थ्य की सेवाओं में बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख, ये वही छोटा बच्चा है जो सरकारी हॉस्पिटल में गया था, और अमन जैसे जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं दे रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य की जो अच्छी सेवाएं हैं उनको मिलना कठिन बना चुके हैं। ये वो लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। कौन कौन है भैया जो सरकारी हॉस्पिटल का दंश को झेला है? मैंने झेला है और सच में मानना पड़ेगा कि बहुत ही गंदी व्यवस्था है हॉस्पिटल्स में। अब अभी कुछ सुधार हुआ हो तो नहीं बता सकते, वरना हमारे यहाँ जो हमारा सार्वजनिक हॉस्पिटल है तेज बहादुर शप्रू प्रयागराज में, उसी में गए हैं भैया। जब जाओ डॉक्टर बिजी हैं, डॉक्टर अंदर खाली बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको काम नहीं करना है। चलिए क्या ही किया जा सकता है।
आगे देखें, किसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती हैं, बड़ी कंपनियों के जो लंबे चौड़े विज्ञापन हैं उनका खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती, ठीक है। यानी कि कोई गरीब व्यक्ति अगर वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अचार बना भी रहा है तब भी उस अमीर व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञापन दे रहे हैं, उनके प्रचार के मतलब कि तले वो रौंद दी जाती हैं और उनका अचार फिर कोई नहीं खरीद पाता। आगे देखें, अब जैसे हम लोगों का चैनल ही देखो, कितना भी अच्छा आप कंटेंट रेडी कर लो, लेकिन चूंकि हम लोग विज्ञापन नहीं दे सकते, हम लोग जो है प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि जो छोटे जो है चैनल वाले हैं वो यूं ही पढ़ा रहे हैं। जबकि आप कंटेंट को अगर देखेंगे ना तो बड़े चैनल्स से कम अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कई सारे ऐसे बड़े चैनल्स हों जिनकी अपेक्षा हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन फिर भी जैसे अचार की यहाँ कहानी है कि बूढ़ी महिला का अचार जो है लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बूढ़ी महिला है वो अपना विज्ञापन नहीं दे पा रही है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन दे सके। आगे देखें, आगे कह रहे हैं ये जो स्वप्ना के पास पर्याप्त संसाधन की कमी वाली बात है ना, ये वही कहानी है। एक कमीज का जो कीमत है वो जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको ज़रूर पढ़ लें, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बनेगी। चलिए आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि यही कारण है कि ये सारी बातें उसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। कह रहे हैं कि देश भर में मिलानी की तरह जो घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से और दूसरों के घरों का काम करती हैं, इसके बाद भी वे अपमानित अपमानित होने के लिए विवश हैं। ये मलानी कौन है? तो हमने एक छोटी सी कहानी बताई थी कि एक महिला थी जो एक घर में हाउस वाइफ का काम किया करती थी, यानी कि मेड का काम किया करती थी, और उनकी जो मालकिन थी वो उनके साथ बहुत ज़्यादती किया करती थी, बहुत बदतमीजी किया करती थी। तो ये वही कहानी है, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। यानी कि संसाधन इतने नहीं है कि वो खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट कर सकें, इसी वजह से वो अपमान सहने को विवश हैं, ठीक है। मेहनत भी करना है, उसके बाद भी अपमान भी सहना है, ये गरीबी का असली चेहरा है। आगे देखें, गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो असमानता है ना वो इसी के कारण है, अमीरी और गरीबी के कारण, ठीक है। जो अमीर व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति को अपने पैर का चप्पल समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि जो गरीब व्यक्ति है वो भी इंसान है, उसमें भी हृदय है। आगे देखें, कह रहे हैं कि और एक जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 1 था वो था नो पॉवर्टी, जो कि अब आके बता रहे हैं, ठीक है। नो पॉवर्टी अर्थात गरीबी को समाप्त करना, अर्थात गरीबी का अंत करना, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिर ये बताया गया है कि कैसे हमने देखा कि जाति और धर्म के आधार पर कुछ व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा जो है असमानता झेलनी पड़ी हमारे अपने इसी समाज में। जैसे अंसारी दंपत्ति की कहानी, उन्हें धर्म की वजह से कोई रूम नहीं दिया। जैसे कि वाल्मीकि जी की कहानी, जिन्हें केवल और केवल चूँकि वो दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, इस वजह से उन्हें क्लास में पढ़ने की बजाय पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगवाने के लिए कह दिया गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब असमानता ही दिखा रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश लोग उनके साथ असमानता का जो बिहेवियर कर रहे हैं वो, ठीक है। आगे देखें, कह रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम, जब हमने देखा था ना कि महिला और पुरुष के रूप में बड़ा होना, तो उसमें ये बताया गया था कि जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यद्यपि सुबह 5 बजे से उठती हैं, शाम को 11-12 बजे तक काम करती रहती हैं, बावजूद उसके चूँकि वो दफ्तर में काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम के लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं दी जा रही है, इस वजह से पुरुषों के काम की अपेक्षा उनका जो काम है उसको तुच्छ समझा जाता है, ठीक है। यानी कि पुरुषों के काम की अपेक्षा उनकी तुलना में उन्हें कम आंका जाता है। आगे देखें कि इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है? वो किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का था, और साथ में ये भी है कि वो महिलाएं हैं। धर्म, जाति और लिंग के भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोग असमानता का व्यवहार करते हैं। आप अपने आस पड़ोस में देखिए कैसे धर्म और जाति और लिंग के आधार पर आपके साथ आपकी आंखों के सामने असमानता होगी। धर्म के आधार पर भी होता है, लोग अपने धर्म के विपरीत जो धर्म के लोग हैं उन्हें अपना बर्तन तक छूने नहीं देते। जाति व्यवस्था तो हमारे यहाँ अभी इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि उसके क्या ही कहने हैं। और लिंग के आधार पर भी महिला और पुरुष को लेकर के देख लीजिए, महिलाओं को हमेशा ही पुरुषों की अपेक्षा कमतर समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना असमानता को दर्शा रही हैं, जो कि
हमें समाप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। असमानता जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। एक पॉइंट आपको और भी जानना चाहिए कि भारत देश में आपको एक और वास्तविकता देखना है, एक और आईना आपके सामने है कि पहली बात तो गरीब व्यक्ति जो है उसकी हालत मतलब बहुत ही खराब है, और ऊपर से वो गरीब भी हो, दलित भी हो और महिला भी हो। मतलब अगर ये तीन तरह से उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं तो आप समझिए कि उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय हो। ठीक है, यानी कि एक तो गरीब भी है, ऊपर से दलित समुदाय से बिलोंग करती है और तीसरी महिला है, तो तब तो उसकी स्थिति मतलब बद से बदतर समझी जाएगी। एक हमारा जो सेंसस 2011 हुआ था उसका एक आंकड़ा दिया हुआ है। अगर आप लोग सेंसस 2011 को पढ़ना चाहते हैं तो हमने अपने इसी चैनल पे एक ठीक ठाक वीडियो बनाया है। ठीक ठाक दैट मीन्स लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं और उससे आपका सेंसस का जो भी आंकड़ा है वो सब एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसका लिंक आपको हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और मेन मुद्दा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कर दें, क्योंकि कभी भी अब सीटेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। और हमने एसएसटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त भी कर दिया है, यानी कि हिस्ट्री जो कि सबसे बड़ा चैप्टर समझा जाता है, सबसे बड़ा टॉपिक समझा जाता है, वो हमने ऑलरेडी समाप्त कर दिया है और दोबारा से भी स्टार्ट कर दिए हैं। और पॉलिटी का भी हमने 6th क्लास की पॉलिटी और 7th क्लास की पॉलिटी समाप्त ही कर दी है। आज 7th क्लास की पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्लास 8 की पॉलिटी समाप्त करके सीधे ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और इसका जो मतलब कि परिणाम है ना वो आपको एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े क्या बता रहे हैं, तो उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लें कि हमारे देश की जनसंख्या 100 है तो उस 100 में 48.5 तो महिलाएं हैं और 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% जो है वो दलित लोग हैं और 8.6% आदिवासी हैं। ठीक है, यानी कि एसटी समुदाय का जो परसेंटेज है वो कितना है 8.6, 16.6 जो है वो दलित हैं और 14.2 जो है वो मुस्लिम हैं और 48.5 जो है ये महिलाएं हैं और ये सभी दबे कुचले हुए लोग हैं। ठीक है, चलिए एक और जो है एसडीजी है हमारा, और जो हमने बताया था अभी हालांकि कि एसडीजी 10 है, जिसको मतलब कि जो क्या कहता है, जो जिसका गोल है कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, यानी कि असमानता को कम करना, ये इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमें एनसीईआरटी में जानने थे। अब हम लोग चलते हैं अपने जो एमसीक्यूज़ हैं उसको देखते हैं, जो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न को मतलब एकदम एग्जाम का जो पैटर्न है ठीक उसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की दुनिया में। मतलब एकदम एग्जाम का जो पैटर्न है ठीक उसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की दुनिया में। तो ये क्वेश्चन था तवा मत्स्य संघ से क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में। अभी हम लोग तवा मत्स्य संघ को बहुत अच्छे से देखेंगे। मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट जो भी पॉइंट्स है वो इसमें शामिल किया हुआ है। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर लौटते हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, अभी इतनी देर से हम लोग वही देख रहे थे तो अब मज़ा नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले तो एक जो पॉइंट है यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो देखें कि पैडागॉजी टाइप का क्वेश्चन है और क्या पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि समानता के लिए संघर्ष जो पार्ट है उसमें किस बात पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये पैडागॉजी का क्वेश्चन है। इस तरह से पैडागॉजी का क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने चैप्टर से। हमारा ऑप्शंस क्या है, व्यक्तिगत उपलब्धियां, तो समानता के लिए संघर्ष में व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात नहीं की जाएगी। दूसरा कह रहे हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास या फिर राजनीतिक शक्ति। तो आपको ऑलरेडी आंसर दिख रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी हमने पैडागॉजी से लिया है क्योंकि हम लोग पैडागॉजी और अपना जो मतलब कि सब्जेक्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसको साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। कह रहे हैं कि समानता के लिए संघर्ष पाठ के अनुसार इतिहास में लोगों ने असमानता के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो असमानता के विरुद्ध एक बात जानिए, अगर समानता शब्द कहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ संघर्ष जुड़ा ही होगा, क्योंकि जब भी आप समानता की बात करेंगे लोग आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे। समानता मांगने से नहीं मिलती भैया, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से ही आपको समानता के अवसर मिलेंगे, वरना जो भी आपसे ऊंचे पद पे हैं, जो भी आपसे हाई जो है समाज में उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनसे लो लेवल के लोग हैं वो उनकी बराबरी करें। ठीक है,
आगे देखिए, पावर्स को शेयर कोई नहीं करना चाहता, ये एकदम मतलब कि अंतिम सत्य है, ये समझिए। कह रहे हैं कि समानता के लिए संघर्ष पाठ के अनुसार इतिहास में लोगों ने असमानता के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ी। पहला विकल्प है अकेले रहकर, तो अकेले रहकर क्या ही उखड़ेगा। कह रहे हैं चुप रहकर, चुप रहने से कुछ नहीं मिलता। एक साथ आकर, कानूनों की अवहेलना करके। अगर आप कानूनों की अवहेलना करते तो फिर आप जेल में जो है बंद रहते। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, कि एक साथ आकर। ठीक है, अगर आप समानता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं या कुछ भी अचीव करने के लिए संघर्ष करना चाह रहे हैं तो लोगों को एक साथ आना बहुत जरूरी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि महिलाओं के काम को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। एकदम सही बात है, तो पहला तो हो ही जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। दूसरा कह रहे हैं कि धर्म, जाति और लिंग भारत में असमानता के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो हमने देखा ना कि अगर कोई महिला हो, ऊपर से दलित हो और ऊपर से गरीब हो, तो उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय होगी। तो अब देखिए, धर्म, जाति और लिंग ये भारत में असमानता के महत्वपूर्ण कारक हैं, ये बात एकदम सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी होना चाहिए। तो ये 3 विकल्प खत्म हो गए। जाहिर सी बात है कि उत्तर हो गया हमारा डी वाला। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों में गरीबी और मानवीय गरिमा का अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स एकदम सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये कैसे गड़बड़ा गया, इतना ध्यान से बनाया था तब भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि तवा मत्स्य संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि ये मध्य प्रदेश में तवा बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक संगठन था। बात तो ठीक कह रहे हैं। आगे दूसरा कह रहे हैं कि इसका जो गठन है वो 1996 में हुआ था और इसने मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष किया। तो ये पॉइंट आप याद रखना, मतलब कि डेट, वो जो टाइम पीरियड है वो। कह रहे हैं कि इसने निजी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय लोगों को काम से हटाने और बाहरी श्रमिकों को मतलब काम पे लाने का विरोध किया। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा जो मतलब कि जो हमारी कमाई का सोर्स है जब वो बंद हो जाएगा तो हम लोग चुप तो नहीं बैठेंगे ना। तो ये बात भी सही है। कह रहे हैं कि इसने सरकार से डिमांड की कि विस्थापित लोगों को उनकी भूमि और आजीविका के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। तो ये बात भी एकदम सही है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, कि सारे के सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं। ठीक है, डी वाला उत्तर हो जाएगा। कैसे ये गड़बड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, तो भैया पैडागोजी का क्वेश्चन है ना। ऑप्शंस क्या हैं कि सभी बच्चों के लिए समानता के और समान अवसर दिए जाएं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा, केवल विशेष आवश्यकता वालों बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। देखो क्या कह रहे हैं कि सिद्धांत नहीं है। फिर कह रहे हैं सभी बच्चों की सीखने की क्षमता में विश्वास करना। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला गलत हो जाएगा, कि अगर आप केवल शब्द लगा देंगे तो वैसे भी क्वेश्चन के रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक हो जाती है। तो केवल विशेष आवश्यकता वालों बच्चे पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों के लिए समान अवसर दिए जाएं। ठीक है, ऑप्शन जो है ये सी वाला गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि समानता के विरुद्ध संघर्ष में कला और साहित्य की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला विकल्प क्या है कि कला और साहित्य केवल मनोरंजन के साधन हैं, इनका सामाजिक परिवर्तन में कोई योगदान नहीं होता। बहुत गलत बात है ये। फिर कह रहे हैं कला और साहित्य असमानता के विरुद्ध आंदोलनों का समर्थन करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। तो सही बात है ये। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कला और साहित्य केवल कुछ लोगों को प्रभावित करते हैं। तो केवल की बात गलत है। कह रहे हैं कला और साहित्य केवल भावनाओं को व्यक्त करने में साधन के रूप में है, इनका तर्कसंगत सोच से कोई संबंध नहीं। तो ये बात भी गलत है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार क्या है। ऑप्शंस क्या है, उनका साहस और दृढ़ विश्वास या दृढ़ संकल्प। दूसरा, संविधान के प्रावधान। तीसरा, सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता। चौथा है मत्स्य पालन में उनकी विशेषज्ञता। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प बी हो जाएगा, कि तवा मत्स्य संघ में जो मछुआरों को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हम लोग अपने हक में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत जाएंगे, वो कहाँ से उनको मतलब कि आशा की किरण दिख रही थी, तो वो था हमारा संविधान का प्रावधान, जिसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में समानता की बात की गई है, और आर्टिकल 15 जो है जिसमें कई सारे आधार हैं, कई सारे नहीं, टोटल 5 आधार हैं, उन 5 आधारों पर आपके साथ असमानता नहीं की जाएगी, ये बात की गई है।
आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो 5 आधार कौन से हैं, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है ऊपर। अगला क्वेश्चन देखें और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग तवा मत्स्य संघ के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है? विकल्प क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय, समानता और समृद्धि। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र तभी जो है वैल्यूएबल है जब वहाँ पे सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, बहुत कम पॉइंट्स थे, ज़्यादातर चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल की हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तवा मत्स्य संघ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और कुछ और भी जो पॉइंट्स थे वो सब हमने कवर किए हैं। चलिए अब हम लोग तवा मत्स्य संघ के बारे में बहुत डिटेल में देख लेते हैं, आखिर ये क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे इसके लिए लोग आंदोलन वगैरह किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखें तवा मत्स्य संघ को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। तो देखिए, आपसे बता रहे हैं कि जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण होता है तो हजारों लोग फिर विस्थापित होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन जंगलों में लोग रहा करते थे, अगर आपने उन्हें अभयारण्य घोषित कर दिया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो तो उस जगह से वंचित हो जाएंगे। कह रहे हैं कि पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नया घर बनाना और नई जिंदगी को आरंभ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, अब जब अपनी ज़मीन से विस्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही ना, हवा में तो रहेंगे नहीं, रहेंगे तो ज़मीन पे ही। तो यही बातें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं, तो गरीबों को ही सभी टॉर्चर करते हैं, अमीरों के मुँह कौन लगे। कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ तो शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा से बसाए जाते हैं। इन सारी कवायद में ना सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों में पढ़ाई का भी जो मामला है वो गंभीर रूप से संकट बन जाता है। ठीक है, अब जब पेरेंट्स को रहने का ठाव ही नहीं है तो बच्चे एक जगह रह करके कैसे पढ़ लेंगे, ये भी तो सोचने की बात है। फिर लोग कहते हैं कि गरीब जो है वो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, गरीब के बच्चे ईमानदार नहीं होते। भैया, जब आपने उन्हें अच्छे से रहने ही नहीं दिया, बचपन से ही उन्होंने देखा कि लोग उन्हें प्रताड़ित ही कर रहे हैं, उनके हिस्से की जो चीज़ें हैं वो आप खुद छीन करके दूसरों को दे रहे हैं, तो उनके अंदर किस तरह की चीज़ें डेवलप होंगी। और ये जो मिथ है ना कि गरीब के बच्चे जो है वो ठीक नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि कई सारे गरीब के बच्चे हैं जो इन सारी समस्याओं को देखकर भी अपनी ईमानदारी पे बने रहते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति ना गलत हुआ है, स्पेशली जो गरीब के बच्चे हैं वो गलत तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार ना अमीर वर्ग है। आप देखें कि गरीबों के साथ किस तरह की जाति हो रही है, वो आपको इस लाइन में बताया गया है। ये जो चित्र है ये तवा जो है, जो डैम बनाया गया था उस रिवर का है, तो आप देखें कितना प्यारा नज़ारा है। ठीक है, मैंने ये चित्र ले लिया है वहाँ से, एनसीईआरटी का ही है चित्र। कह रहे हैं कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। ठीक है, कोई कल को पूछ सकता है ना, जैसे ऊपर हमने देखा था कि क्या है, तो भैया वो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से विस्थापित हुए हैं लोग जिनके लिए ये संघ बना हुआ है या जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा के जंगल है ना, वहाँ से ये लोग विस्थापित हुए हैं। आगे देखें, कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियाँ, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है महादेव पहाड़ियों का जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है महादेव पहाड़ियाँ। और सतपुड़ा के जो जंगल हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही हैं। तो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा जिले में है जो महादेव पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलने वाली एक नदी है, और वो नदी कौन सी है, वो है तवा नदी, जो कि होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल एक जगह का नाम है, वहाँ से होती हुई आती है। तो तवा नदी की जो लोकेशन है वो बताई गई है। कह रहे हैं कि तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 से आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। ठीक है, तो तवा नदी पे जो डैम बनाया गया है वो कब से कब तक बना है, तो ये भी याद रखिएगा कि 1958 से आरंभ हुआ और 1978 अर्थात 20 ईयर्स लगे हैं ये डैम को जो है डेवलप होने में। कह रहे हैं कि जंगल के बड़े हिस्से के साथ बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई। ठीक है, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड था वो इसी डैम में डूब गया। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम्स वो लोग झेल रहे हैं तो बेचारे क्या करेंगे, आज नहीं तो कल फिर जो है आंदोलन करेंगे ही, विरोध तो करना तय है ना।
कह रहे हैं कि जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ जो विस्थापित लोग थे, इन्होंने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, यानी कि जब उनका एग्रीकल्चर जो लैंड था वो जब खत्म हो गया, तब भी लोगों ने आस नहीं छोड़ी। उन्हें लगा चलो ठीक है, जो चीज़ें गई सो गई, अब जो मछली पालन है, सॉरी मछली पालन नहीं, मछली पकड़ के बेचने वाला जो काम है वो स्टार्ट करेंगे और उससे अपनी रोजी रोटी चलती रहेगी। लेकिन आप देखें कि वो भी उनको शांति से नहीं करने दिया गया। कह रहे हैं कि यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा ही कमा पाते थे। अब जाहिर सी बात है, कहाँ आप मतलब कि पहले खेती भी कर लिया करते थे, मछली भी पकड़ लिया करते थे, तो उससे जो है ना थोड़ा कमाई ठीक हो जाया करती थी। अब खुद के रहने के लाले पड़ गए हैं, खेती भी नहीं हो रही है, केवल मछली पकड़ के बेच रहे हैं, तो उससे थोड़ी बहुत तो उनकी जो आजीविका है वो चल रही थी। लेकिन आप देखें कि इस पर भी काला साया मंडराने लगता है। कह रहे हैं कि 1994 में सरकार ने तवा बांध का जो क्षेत्र था ना, वहाँ पे मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। ठीक है, मतलब सरकार भी कैसी थी कि उसको दिखाई नहीं दिया कि जो गरीब लोगों की आजीविका का साधन है उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों के काम, जो स्थानीय लोग थे यहाँ की, वहाँ के जो लोग नेटिव थे, उनको काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे रहने वाले मूल लोग थे, उन लोगों ने जब काम के लिए ज़्यादा पैसे की डिमांड की कि हम काम करेंगे आपका, लेकिन हमें थोड़ा पेमेंट अधिक चाहिए, तो उन लोगों को काम से बेदखल करके जो ठेकेदार थे वो बाहर से सस्ते श्रमिकों को ले आए। आगे देखें, साथ में ठेकेदारों ने गुंडे बुला करके गांव लोगों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया। ठीक है, यानी कि जो आज से कुछ टाइम पहले उनकी संपत्ति हुआ करती थी, उनकी आजीविका का साधन था, आज उसी पर बाहर से लोग गुंडे बुला करके ला रहे हैं कि देखो इज्जत से रहो वरना इज्जत उतार दी जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे, इस वजह से धमकियां देने के लिए बाहर से गुंडे, जो मतलब निजी ठेकेदार थे, उनके द्वारा बुलाए गए। गांव वालों ने एकजुट होकर के तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। ठीक है, यानी कि गांव वालों ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने भी कहा देखो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी एकजुट होकर के, संगठित होकर के तुम्हारा सामना करेंगे। इस तरह तवा मत्स्य संघ नामक एक संगठन बनाया गया। ठीक है, तो आपको समझ आया ना कि ये संगठन क्यों बना, क्योंकि जब तवा जो डैम है, तवा नदी पे जब डैम बनाया गया, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जो सतपुड़ा के जंगलों में रहा करते थे लोग, उन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। उनका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी समाप्त हुआ, तो उन्होंने मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करना स्टार्ट किया। लेकिन सरकार से नहीं देखा गया। 1994 में मछली पकड़ने का जो काम है वो सरकार ने निजी हाथों को सौंप दिया। तो फिर क्या हुआ, निजी जो ठेकेदार थे वो लोग उनको वहाँ से, यानी कि जो वहाँ के नेटिव मजदूर थे या नेटिव मछुआरे थे, उनको वहाँ से हटाने के लिए जो है धमकियाँ दी और साथ में उन्हें मतलब कि हटा दिया वहाँ से, या हटाने का प्रयास किया। तब फिर मजदूरों ने एकजुट होकर, मजदूरों इट मीन्स जो मछुआरे थे, उन लोगों ने एकजुट होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था तवा मत्स्य संघ। ठीक है, आगे देखें कि जो नवगठित तवा मत्स्य संघ था, जिसे हम लोग TMS भी कहते हैं, इसने सरकार से डिमांड किया कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए जो डैम में मछलियां पकड़ने का अधिकार है वो उन लोगों को दिए जाएं या उन्हीं लोगों के पास रहें जो पहले से मछुआरे थे, उसे निजीकरण उसका ना किया जाए। आगे देखें कि यह डिमांड करते हुए उन लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उनके प्रतिरोध को देखकर फिर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति में आप देखें कि जो समिति है ना, जब समिति गठित की गई सरकार के द्वारा, किसी भी मामले की जब जांच करना होता है तो उनके द्वारा एक कमेटी बैठाई जाती है। तो उस कमेटी ने जो भी बातचीत की उसको आप देखें कि समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार वापस देने की अनुशंसा की। ठीक है, कम से कम कमेटी ने जब जांच वगैरह की तो उनको लगा कि हाँ इनके साथ जाति हो रही है, और उन्होंने मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो गांव वालों को दोबारा से देने की बात की। फिर 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया कि तवा बांध से जो जलाशय, मतलब कि तवा बांध का जो जलाशय है, वहां से मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो यहाँ के विस्थापितों को ही दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो संघर्ष किया उसकी अंततः जीत हुई। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी लीज पर देना स्वीकार कर लिया। इस तरह 2 जनवरी 1997, ये डेट याद रखें कि 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। ठीक है, तो तवा मत्स्य संघ कैसे ये संघ बना और इस संघ के द्वारा जो संघर्ष किया गया उसके क्या परिणाम हुए, वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें देख लिए हैं। ये देखिए लोगों के द्वारा जो है
क्या किया जा रहा है, तो होशंगाबाद में ये देखो विपणन सहकारी संघ मयादित केसर, ये सब क्या है, ये नारे होते हैं ना लोग जब मतलब आंदोलन वगैरह करते हैं तो ऐसे बड़े बड़े पर्चे लेकर के चलते हैं, तो वही है दिखाया गया है। महिलाओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया है। आगे देखिए, आपसे कह रहे हैं कि जो TMS है यानी तवा मत्स्य संघ है, इसके जो साथ जुड़ करके मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया, यानी कि उनकी आय में वृद्धि हुई। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई थी जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें दे दिया करती थी। ठीक है, यानी कि उसमें ना मिड मैन जो होता है ना, मिडिल मैन, उनकी भूमिका नहीं रहती थी, वरना वही आधा खा जाते। आगे देखें कि जो मतलब कि ये सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। माल जो कि मतलब कि जो भी माल रहता है वो सारा माल बाजार तक पहुंचाना, वहाँ भी उचित मूल्य प्राप्त कराना, ये सभी उस समिति का काम रहा है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जो ज़रूरत है उनके लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था कर रखी है, और साथ में मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक से पलने और बढ़ने की जो स्थितियां हैं वो भी मिल सके। फिर आप देखें कि TMS ने सभी के सामने ये बात सिद्ध कर दी कि लोगों को अब आजीविका का अधिकार मिलता है, यानी कि जो लोग हैं जब उन्हें आजीविका के अधिकार मिल जाते हैं तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप उन्हें मौका देंगे तो आपको परिणाम जो है वो पॉजिटिव मिलने वाला है। कुल मिलाकर के ये बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ देखिए एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है NCERT में, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, तभी देख लीजिए कहाँ से रिलेटेड है। ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। ये उत्तराखंड का चित्र दिखाया गया है, कैसे विनाश हुआ है, तहस नहस हुआ है, क्यों हुआ है, तो यहाँ बताए गए हैं। कह रहे हैं कि नदी पर बांध ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, यानी कि डैम बनाया ही जाता है ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके। कह रहे हैं कि ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उसमें रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फिर फैल जाता है। ये फोटो जो दिखाया गया है ये उत्तराखंड में जब टिहरी डैम बनाया गया था ना, तो उसमें जो बाढ़ आई उसकी वजह से जो इलाके डूब गए हैं उसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। और इससे मतलब कि उसकी वजह से जो बाढ़ आई वो इस तरह से आई कि जो पुराना टिहरी शहर है ना, जिसमें 100 गांव थे, जिसमें से कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे एकदम समा गए। ठीक है, मतलब कि कितनी भारी तबाही हुई है। लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। तो डैम के केवल फायदे ही नहीं है भैया, नुकसान भी बहुत हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारा टिहरी डैम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आज का चैप्टर बहुत छोटा सा था तो हमने उसके जो भी पॉइंट्स थे वो सब कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है एग्जाम के रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करके वहाँ भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें, वहाँ आपको PDF मिल जाती है और साथ में मतलब कि जो लिंक है वीडियोस की वो भी डेली टू डेली मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।